हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज देख सकते हैं आप DRTC एंड क्लासिफिकेशन के बारे में मैं आज विस्तार से समझाने वाला हूं। चलिए, जो बच्चे पिछले वाले वीडियो नहीं देखें जाकर जरूर देखें। आज चलिए DRTC डॉक्यूमेंटेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग सेंट्रल, क्योंकि ये एग्जाम में हर बार पूछ चुका है। यह खास तौर पर ललिन एकेडमिक द्वारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हुए बनाया गया है। जैसे कि सबसे पहले इसकी स्थापना कब हुआ है DRTC की, तो अप्रैल 1962 को 1962 ईस्वी को स्थापना की गई थी। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये PDF, बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक करिएगा। इसके संस्थापक कौन है? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जी हैं और प्रथम निर्देशक। ठीक है बच्चे लोग, एक एक लाइन को नोटिस करते चलें और नोट डाउन करते चलें। स्थापना के मुख्य सहयोगी प्रोफेसर PC महालनोबिस थे। याद रखिएगा बच्चों, इंपॉर्टेंट है। मुख्यालय कहाँ था? तो इंपॉर्टेंट है, मुख्यालय हर बार एग्जाम में पूछ चुका है। तो भारतीय सांख्यिकी संस्था बेंगलोर कर्नाटक में है। बच्चे लोग, ये एग्जाम में आ चुका है। हर एक चारों के चारों क्वेश्चन आ चुका है, तो आप यह नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिएगा, इसका मुख्य कारण क्या था? प्रलेखन, अनुसंधान और परीक्षण केंद्र के रूप में स्थापित एक शोध केंद्र जो पुस्तकालय के विभिन्न प्रकार के अनुसंधान कार्यों को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। याद रखिएगा बच्चे लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक करते चलें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। स्पेशल क्लास है, बिहार लाइब्रेरियन हो या लाइब्रेरियन के खास तौर पे स्पेशल क्लास है। DRTC ने शोधकार PhD ट्रेंडो विश्वविद्यालय इटली के सहयोग से शुरू किया गया था। इटली के सहयोग से किया गया था। DRTC ने सन 2012 में, अपडेट याद रखिएगा जरूर बच्चे लोग, DRTC ने 2012 में स्वर्ण जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें ज्ञान और सूचना गतिशीलता में DRTC रुझान पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। याद रखिएगा, ज्ञान और सूचना गतिशीलता में रुझान पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कब किया गया था? 2012 में बच्चे लोग। इसे आप नोट डाउन कर लें तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। DRTC के वर्तमान निर्देशक कौन है? देख सकते हैं आप, मैं प्रेजेंट, परफेक्ट, फ्यूचर सब कुछ बता रहा हूँ, क्योंकि ये एग्जाम में सारा कुछ आ चुका है ये सब। तो वर्तमान निर्देशक कौन है? तो एम्स कृष्णमूर्ति जी हैं। और प्रथम निर्देशक कौन है? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जी हैं। याद रखिएगा, प्रथम कौन थे और अभी फिलहाल में वर्तमान कौन है, आपको हर एग्जाम में पूछा जाएगा। ऐसा नहीं है कि DRTC के ही बारे में पूछा जाए, हर बार में पूछा जाएगा कि ILA के वर्तमान में कौन है, ALA के बारे में वर्तमान में कौन है, अब पहले सदस्य कौन थे और अब कौन है। इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। DRTC के प्रकाशन वेरी इंपॉर्टेंट है। जो भी हो, जैसे ILA हो या ALA हो या बहुत कुछ हो, आप उसका प्रकाशन जरूर याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में 1 से 2 सवाल जरूर पूछा जाता है प्रकाशन से। चलिएगा, लाइब्रेरी साइंस विथ ए सेलेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्लासिफिकेशन से इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक बार फिर से गौर करवा दूं कि क्या इंपॉर्टेंट है। पुस्तकालय दिवस, याद रखिएगा बच्चे लोग, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई भी टीचर नहीं करवाएगा आपको। इतना एक लाइक तो बनता है। नेशनल लाइब्रेरी डे कब मनाया जाता है? लाइब्रेरी डे है भाई, लाइब्रेरियन डे पे कन्फ्यूजन मत कीजिएगा बच्चे लोग, बहुत बच्चे लोग गलत करते हैं। कल मैं कम्युनिटी पोस्ट में क्वेश्चन डाला हूँ, जरूर जाकर देखें, कन्फ्यूजन वाला है। नेशनल लाइब्रेरी डे कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को मनाया जाता है। नेशनल लाइब्रेरियन डे कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को मनाया जाता है। और नेशनल लाइब्रेरी वीक 14 नवंबर से लेके 20 नवंबर तक मनाया जाता है। याद रखिएगा बच्चे लोग, नोट डाउन कर लीजिएगा। नेशनल रीडिंग डे कब मनाया जाता है? 19 जून को मनाया जाता है। नेशनल रीडिंग मंथ कब मनाया जाता है? 19 जून से लेकर 18 जुलाई तक मनाया जाता है। और ख़ास तौर पे वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट एक्ट कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को मनाया जाता है। 23 अप्रैल को मनाया जाता है। इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को मनाया जाता है। बच्चे लोग, इसको आप याद कर लीजिएगा। खास तौर पे एक क्वेश्चन और, लाइब्रेरी बुक लव डे कब मनाया जाता है? याद रखिएगा, बुक लव डे कब मनाया जाता है? जो बच्चे जानते हैं कमेंट में करके जरूर बताएं। चलिए, क्लासिफिकेशन, टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, कितने क्लासिफिकेशन है, चलिए विस्तार से समझते हैं। बच्चे लोग, वीडियो को लाइक करते हैं जरूर। वीडियो को इतना मेहनत कर रहे हैं, आपको एक लाइक तो बनता है बच्चे लोग। चलिए, वर्तमान समय में पुस्तकालय वर्गीकरण हेतु कई पद्धति प्रचलित है, जैसे कि डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन हो गया,
यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन हो गया, यूडीसी हो गया, कोलन क्लासिफिकेशन हो गया, आपका बिब्लियोग्राफी क्लासिफिकेशन हो गया, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन हो गया, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन हो गया। कोई भी आपसे पूछे तो ये इतना याद जरूर रखिएगा, क्लासिफिकेशन आपको इतना जरूर पूछा जाएगा। चलिए क्लासिफिकेशन के विस्तार से कुछ समझते हैं। वीडियो को लाइक करते चलें। पुस्तकालय द्वारा अपने आकार, संग्रह और पाठ सामग्री के आधार पर किसी एक वर्गीकरण पद्धति का उपयोग किया जाता है। इस वर्गीकरण पद्धति को डॉक्टर रंगनाथन की पुस्तक प्रोग्राम ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के दूसरे व तीसरे संस्करण में कई श्रेणी के रूप में बांटा गया है। आपसे पूछा जाएगा कि ये पुस्तक लाइब्रेरी ऑफ क्लासिफिकेशन किसके द्वारा लिखा गया है, तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा लिखा गया है। याद रखिएगा बच्चे लोग। हाँ, चलिए आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा शुद्ध परिमाणात्मक पूछा जाएगा, लगभग पूछा जाएगा। याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपसे हर बार पूछा जाता है। सीसी कौन से क्लासिफिकेशन है या यूडीसी किस क्लासिफिकेशन में आता है, इसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन है कि सर इंग्लिश में पढ़ाएं, लेकिन मैं इस वीडियो में ख़ास तौर पे ये स्पेशल हिंदी वाले बच्चों के लोग के लिए लाया हूँ। इंग्लिश तो कई प्लेलिस्ट का बना हुआ है, तो इस वीडियो में सिर्फ ख़ास तौर पे हिंदी का प्लेलिस्ट बना हुआ है। अब बच्चे लोग हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं, आप दोनों क्वेश्चन को ज़रूर देखें तो आप समझिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुद्ध परिमाणात्मक वर्गीकरण पद्धति के बारे में समझते हैं, क्योंकि हर बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, तो इसे आप मजाक में ना लें। चलिए क्या बोल रहा है आपसे ये सवाल। इस प्रकार पद्धति में सभी विषय में बने बनाए अंकन उपलब्ध होते हैं, जिससे हम पुस्तकों प्रलेखों का वर्ग संख्या का निर्माण करते हैं। मतलब आप समझे? नहीं समझे होंगे, मैं समझा देता हूँ विस्तार से। इस प्रकार की वर्गीकरण पद्धति के वर्ग संख्या निर्माण के लिए किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, अर्थात इसमें बना बनाया रेडीमेड नंबर उपलब्ध होता है। तो इस प्रकार की वर्गीकरण पद्धति को श्रेष्ठ उदाहरण लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन 1904 में जब आया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि 1904 में आपको लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन को बनाया गया है। तो आप क्या समझे बच्चे लोग, और ख़ास तौर पर इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन 1961 में। याद रखिएगा बच्चे लोग कि शुद्ध परिमाणात्मक संख्या वर्गीकरण में कौन सा आता है, तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन आता है। इसमें क्या है, बना बनाया अंकन आपको तैयार करके दिया जाता है, तो इसमें कौन सा आता है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन आता है। चलिए अभी शुद्ध बताया आपको लगभग परिमाणात्मक वर्गीकरण के बारे में जानते हैं। बच्चे लोग क्यों मैं इतना फोर्स कर रहा हूं, क्योंकि ये एग्जाम में हर बार आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, क्योंकि मैं केवीएस का एग्जाम दिया था, तो हर बार ये पूछा जाता है कि डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन किस पद्धति में आता है, मतलब वर्गीकरण लगभग परिमाणात्मक वर्गीकरण में आता है कि और सब आपको कई ऑप्शन मिलेगा, तो इसे आप कंफ्यूजन हो जाइएगा। तो इसको नोट डाउन और ध्यानपूर्वक पढ़ें, क्योंकि आपके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिएगा, इस पद्धति के में विभिन्न विषयों के बने बनाए अंकन उपलब्ध हैं, परंतु विषय की प्रकृति को ध्यान में रखकर या क्रमांक संख्या को सटीक बनाने हेतु कुछ शर्तों के साथ जोड़ व घटाव कार्य कर सकते हैं। याद रखिएगा, उसमें नहीं कर सकते थे, इसमें कर सकते हैं। इस प्रकार के वर्गीकरण पद्धति का श्रेष्ठ उदाहरण बताइए। तो होता है डीडीसी डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन कब बना है, तो 1876 में बना है। और कौन सा है, तो सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन जो 1906 में बना है। बच्चे लोग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान पूर्वक रखिएगा, क्योंकि आप कोई भी एग्जाम उठाते हैं, केबीएस हो या एनबीएस या कोई भी एग्जाम, तो हर बार आपसे ऐसा ही सवाल पूछा जाएगा। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं खास तौर पे अपने बच्चे लोग को कहना चाहता हूं कि ये गलती ना करें आप लोग। लगभग पक्षनात्मक, याद रखिएगा, कंफ्यूजन मत करिएगा, वो परिमाणात्मक था, ये पक्षनात्मक वर्गीकरण है, ऑलमोस्ट है ये, याद रखिएगा। इस प्रकार के परिवर्गीकरण पद्धति में वर्ग संख्या निर्मित करने के लिए बना बनाया अंकन उपलब्ध होता है तथा विषय के पक्षों के आधार पर विभाजित किया गया है। इस पद्धति में वर्ग संख्या निर्मित करने के लिए जोड़ घटाव या प्रावधान है, जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं यूडीसी आता है। इस प्रकार की पद्धति में कौन सा आता है, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन आता है, और एक और आता है बिब्लियोग्राफी क्लासिफिकेशन जो 1935 में बना है। और यूडीसी कब बना है, 1905 में बना है।
खास तौर पे याद रखिएगा कि सबसे पहले कौन सा क्लासिफिकेशन बना है, तो ये डीडीसी बना है, क्योंकि आपको शेड्यूल बाय बनाया जाएगा कि बताइए सबसे पहले कौन बना और सबसे बाद में कौन बना। जैसे कि क्वेश्चन रहेगा यूडीसी कब बना, डीडीसी कब बना, बिब्लियोग्राफी क्लासिफिकेशन कब बना, लाइब्रेरी कांग्रेस कब बना। याद रखिएगा इस वीक, क्योंकि हर बार आपसे ये पूछा जाएगा। यूट्यूब पे मैं एग्ज़ाम से आने से पहले, बिहार लाइब्रेरियन हो या कोई भी एग्ज़ाम आने से पहले, मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा। चलिए बच्चे लोग, परिवर्तनीय पचनात्मक वर्गीकरण पद्धति, इस पद्धति का निर्माण रंगनाथन महोदय द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, इस विषय को विभिन्न पक्षों में बांटना एवं फिर उसकी वर्ग संख्या निर्मित करना परिवर्तनीय पचनात्मक कहलाता है। इस पद्धति में सर्वोत्तम उदाहरण कोलन क्लासिफिकेशन का पहला और दूसरा और तीसरा संस्करण है। कोलन क्लासिफिकेशन क्या मतलब सीसी, तो कब बनाया, तो 1933 में बना है। याद रखिएगा, लेकिन पहला, दूसरा और तीसरा ही है, याद रखिएगा। चलो, ये आपसे सवाल में पूछा जा चुका है, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बस मात्र 3 गो है, इसमें आप देख सकते हैं चौथा, पांचवा और छठा है मुक्त पचनात्मक वर्गीकरण। इस तरह के वर्गीकरण पद्धति में विषय और पूर्व निर्धारित फैक्ट्स में बांट दिया जाता है, लेकिन सभी फैक्ट्स से के लिए अलग अलग चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा बच्चे लोग, सर्वोत्तम उदाहरण है सीसी का, कोलन क्लासिफिकेशन का चौथा, पांचवा और छठा संस्करण है। याद रखिएगा ये, और ख़ास तौर पे पूर्ण मुक्त पचनात्मक वर्गीकरण पद्धति, फुल्ली फ्री फैक्ट, ये इसमें मात्र सीसी का 7वां एडिशन आता है। बताएंगे बच्चे लोग, जो बच्चे लोग जानते हैं सीसी का कोलन क्लासिफिकेशन का 7वां एडिशन कब आया है, ये क्योंकि आपको पता होना चाहिए लास्ट एडिशन है सीसी का, तो आपसे पूछा जाएगा फर्स्ट एडिशन कौन सा है और लास्ट एडिशन कौन सा है। इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। नॉर्मेटिंग प्रिंसिपल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे लोग। नॉर्मेटिंग प्रिंसिपल आपसे कई बार पूछा जा चुका है क्लासिफिकेशन के मामले में, तो हो सके तो कैनन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई टीचर आपको कैनन अभी तक आपको यूट्यूब पे कई कम प्रोवाइड मिल लेता है, आज मैं कंप्लीट करवा दूंगा कैनन। चले मेरे साथ वीडियो को बस लाइक करते चले बच्चे लोग, बस मैं चाहता हूं कि 1 लाइक बनता है, क्योंकि ये पिछले वाले वीडियो में बहुत कम लाइक आया, तो बहुत अफसोस लगा कि इतना मेहनत करने के बाद और इतना बढ़िया प्रोवाइड करवाता हूं PDF आपको, फिर भी आप 1 लाइक नहीं करते, बहुत गलत बात है। चलिए बच्चे लोग, कैनन शब्द का पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रयोग बेवरिक श्रेयस द्वारा अपनी पुस्तक कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन में सन 1915 में, कब, 1915 में को किया गया था। कैनन शब्द का प्रयोग मूल रूप से नियम, कानून, सिद्धांत और इत्यादि के लिए किया जाता है। कैनन को हिंदी में उपसूत्र कहा जाता है। भारत में उपसूत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1937 में डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी के द्वारा किया गया था। चलिएगा, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा, डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा याद रखिएगा। ये क्वेश्चन खास तौर पे मैं बच्चे लोग को कल टेक्स्ट बुक खास तौर पे KBS का क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहा था, तो ये क्वेश्चन सवाल जरूर पूछा गया था कि आप टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन तृतीय संस्करण खास तौर पे कुल 43 उपसूत्र में वर्णन किया गया है। बच्चे लोग याद रखिएगा, ये पुस्तक आपसे हर बार पूछा जाता है, तो पुस्तक भी याद रखिएगा। चलिए, कैनन के उपसूत्र क्या क्या हैं? 4 इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कैनन फॉर द आइडिया प्लान, कैनन फॉर द वर्बल प्लान, कैनन ऑफ द नेशनल प्लान, कैनन ऑफ फॉर बुक क्लासिफिकेशन। याद रखिएगा बच्चे लोग, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैंने कि याद रखिएगा कि कितने उपसूत्र हैं खास तौर पे कैनन फॉर। चलिए, पहला का बताते हैं आपको, 5 भागों में बटा हुआ है। खास तौर पे विशेषताओं के लिए उपसूत्र है 4, विशेषताओं के उत्तरों प्रयोग में 3 है और इसमें भी 4 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको जो होगा इंपॉर्टेंट है, ये PDF मैं प्रोवाइड जरूर करवा दूंगा आपके लिए। कैनन के बारे में बहुत ही विस्तार से पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये बाय चांस बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है। फिलहाल हमको लगता है कि आज के लिए इतना ही, फिर कैनन के नेक्स्ट वीडियो पढ़ाते हैं। बस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर से ज़रूर लाऊंगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।